तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 28 है और आज की क्लास में हम लोग मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ढाल विद्रोह के बारे में पढ़े जो कि 1767 से लेकर 1777 तक चलता है। उसके बाद नेक्स्ट विद्रोह है चुआड़ विद्रोह जो कि 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक चलता है। तीसरा विद्रोह है चेरो विद्रोह जो कि 1770 से लेके 1770 से लेके 1818 ईस्वी तक चलता है। और चेरो विद्रोह दो चरण में चलता है, पहला 1770 से लेके 71 तक और दूसरा चरण 1800 से लेके 1819 तक, है ना। 1818-19 तक चलता है। उसके बाद आपका आता है चौथा नंबर का विद्रोह भोक्ता विद्रोह जो कि 1770 से लेके 1771 ये भी चलता है। उसके बाद पाँचवा नंबर विद्रोह है आपका घटवाल विद्रोह जो कि 1772 से लेके 1773 के बीच में चलता है। उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट छठा नंबर विद्रोह वो है आपका पहाड़िया विद्रोह जो कि 1772 से लेके आपका 1782 तक चलता है, यानी कि 10 साल तक। उसके बाद नेक्स्ट आता है तमाड़ विद्रोह जो कि जनजातीय विद्रोह में सबसे ज़्यादा लंबा ही चलता है और टोटल 6 चरणों में चलता है। ये 1782 में स्टार्ट होता है और ये 1821 में ये ख़त्म होता है जाकर। उसके बाद आइए नेक्स्ट हम लोग तिलका विद्रोह के बारे में पढ़े थे जो कि भागलपुर में होता है और ये 1783 से लेकर 1785 यानी कि 2 साल के लिए चलता है। आज हम लोग मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1793 से लेकर 1832 तक चलेगा, ठीक है। और 31-32 में आपका कोल विद्रोह भी चलता है, 1831-32 में ही। हो विद्रोह देखिएगा तो 1820 से 21 में चलता है। तो आज हम लोग मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से क्लास। तो हम लोग पहले मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह जो है वो ये भी थोड़ा लंबा चलता है। मुंडा विद्रोह ये आपका मुंडा विद्रोह की बात करें तो लगभग ये 40 साल चलता है। लगभग 1793 में स्टार्ट होता है और ये आपका 1832 जब 31 और 32 में कोल विद्रोह चल रहा था ना, ख़त्म हुआ था ना, तो ये कोल विद्रोह के साथ ये भी विद्रोह भी मुंडा विद्रोह भी ख़त्म होता है। तो 1793 से लेकर 1832 यानी कि लगभग 39 साल तक ये चलता है ये विद्रोह, ठीक है। कौन? तो मुंडा विद्रोह। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, मुंडा विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राहे क्षेत्र में मुंडाओं के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है। हम लोग जानते हैं ये जो आपका मुंडा विद्रोह जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि 1793 ईस्वी में बुंडू और राहे में जो है मुंडा विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ये इसका अलग अलग जगह में अलग अलग हुआ था। इसके पीछे हल्का सा आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि झारखंड के इतिहास में मुंडाओं के विद्रोह की संख्या अनेक है, किंतु बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संचालित मुंडा उलगुलान इनमें सर्वाधिक संगठित और व्यापक स्वरूप था। मुंडा विद्रोह बहुत ज़्यादा हुआ है। मुंडा उलगुलान की अगर बात करें तो वो भी मुंडा विद्रोह का ही भाग है, लेकिन वो संगठित और व्यापक रूप से चला था मुंडा उलगुलान, जो कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चला था। बिरसा मुंडा के आंदोलन के पूर्व मुंडाओं के द्वारा अलग अलग पर्पज से अलग अलग जो है विद्रोहों का संचालन किया गया था। तो मुंडा उलगुलान ये भी मुंडा विद्रोह ही था। तो मुंडा उलगुलान के पहले ही कई सारा मुंडा विद्रोह हो चुका था, जैसे कि 1793 ईस्वी में पुंडू और राहे में मुंडा विद्रोह हुआ था। फिर 1796 में सिल्ली और राहे में मुंडा का विद्रोह हुआ। फिर 1807 ईस्वी में तमाड़ का मुंडा विद्रोह हुआ। फिर 1819 और 20 में पलामू का मुंडा विद्रोह हुआ। उसके बाद 1832 में बुद्धू भगत का विद्रोह हुआ। तो मुंडा उलगुलान के पहले ये सब विद्रोह हो चुके थे। अब आगे देखिए, 1793 ईस्वी में बुंडू और राहे का मुंडा विद्रोह होता है। और हम लोग जानते हैं कि 1793 ईस्वी में ही मुंडा विद्रोह जो है वो वास्तव में 1789 ईस्वी में विष्णु मानकी के नेतृत्व में तमाड़ वाले क्षेत्र में स्टार्ट होता है और जिसका विस्तार बुंडू और राहे में होता है। तो 1793 में बुंडू और राहे में मुंडा विद्रोह का जो है मुंडा विद्रोह होता है, जिसका हेड कौन करता है वहाँ पे नेतृत्व? तो विष्णु मानकी करता है। कौन करता है? तो विष्णु मानकी करता है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो ये ऊपर पहला नंबर जो है ऑप्शन सही है। फिर सेकेंड देखिए, इस विद्रोह के कारण जमींदारों के द्वारा नागवंशी राजाओं के अधीनता को स्वीकार करना था। तो इसमें बताया जाता है कि जब हम लोग देखें कि इस विद्रोह का एक मेन कारण ये था कि बुंडू और राहे के जो भी जमींदार लोग हैं उन लोग नागवंशी राजाओं की अधीनता को अस्वीकार करते थे, यानी कि जो नागवंशी राजा है इनकी अधीनता स्वीकार नहीं किए। कौन लोग? तो जमींदार। तो उसके बाद ये विद्रोह जो है वो आपका क्या हो गया था? पनप गया था। इस विद्रोह का कारण बुंडू और
राहे के जमींदारों के द्वारा नागवंशी राजाओं के अधीनता को अस्वीकार करना, ये था। इस विद्रोह का दमन हम लोग जानते हैं कि मेजर जो है वो आपका फॉलर के द्वारा किया गया था। यह विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार था। तो ठीक है, तमाड़ विद्रोह का ये कहीं ना कहीं विस्तार था और इसका जो हेड है वो नेतृत्व विष्णु मानकी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट सही है, तो उपरोक्त सभी कथन सही है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कि 1793 में बुंडू एवं राहे में संचालित मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो मेजर फॉलर ने किया था। किसने? तो मेजर फॉलर ने इस विद्रोह का दमन किया था। तो मुंडा उलगुलान के पहले मुंडाओं के द्वारा कई सारा मुंडा विद्रोह हो चुका है। 1793, 96, 1807, 1819, 20, 1832 बहुत सारा चला है। तो 1793 से लेकर 1832 में ये लगभग 5 फेजेस में हुआ है ये विद्रोह। 1793 से 1832 यानी कि 39 साल में लगभग ये 5 जगह पे और 5 अलग अलग टाइम पीरियड में ये विद्रोह हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग 1793 का बुंडू और राहे का विद्रोह हम लोग देखे, जिसका हेड कौन किया था? विष्णु मानकी। इसका कारण क्या था? कि नागवंशी राजाओं का अधीनता स्वीकार न करना बुंडू और राहे के जमींदारों के द्वारा, और इसका दमन मेजर फॉलर के द्वारा। तो ये 1793 का जो है हम लोग देखे मुंडा विद्रोह। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग इसी में आते हैं, वो है आपका 1796 का विद्रोह। तो 1796 ईस्वी के सिल्ली और राहे के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप याद रखिएगा 1793 में तो बुंडू और राहे में मुंडा विद्रोह चल रहा है विष्णु मानकी के नेतृत्व में। उसी के साथ साथ 1796 ईस्वी में ही सिल्ली और राहे में भी मुंडा विद्रोह हो गया। सिल्ली और राहे में भी मुंडा विद्रोह हो गया, जिसका नेतृत्व रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा ने किया। किसने? तो रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा ने किया था। और हम लोग ये भी जानते हैं कि 1796 का जो सिल्ली और राहे में जो मुंडा विद्रोह हुआ था रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा के नेतृत्व में, इस विद्रोह के कारण मुंडाओं ने नरेंद्र शाही और कुंवर लक्ष्मण शाही को गद्दी पर इस विद्रोह के कारण जो मुंडा लोग हैं उन लोग नरेंद्र शाही और जो कुंवर लक्ष्मण शाही इनके गढ़ों पर अधिकार कर लिया था। इनके जो जगह है ना, इनके जगहों पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ये था 1796 का। तो 1793 में बुंडू और राहे में विद्रोह, 1796 में सिल्ली और राहे में विद्रोह। फिर आइए 1804 ईस्वी में फिर विद्रोह होता है। तो 1807 ईस्वी में विद्रोह होता है तमाड़ का मुंडा विद्रोह। तो 1807 ईस्वी में तमाड़ में भी मुंडा विद्रोह होता है, और जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व जो है वो आपका दुखन मानकी ने किया था। तो मुंडा विद्रोह का जो थर्ड फेज था 1807 ईस्वी में जो हुआ था तमाड़ में, उसका नेतृत्व मुंडा मानकी ने किया था। और इस विद्रोह का जो प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था। किसका? तो बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का कारण क्या था? तो बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था। इसके लिए ये विरोध किया गया था, विद्रोह किया गया था। उसके बाद आइए 1819 और 20, यहाँ 1809 नहीं लिखा होगा, यहाँ पे गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है। 1819 और 20, तो 1819 और 20 के पलामू में फिर एक मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। किसने? तो 1819 और 20 में फिर विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है वो आपका भूकन सिंह ने किया था। भूकन सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिए भूकन सिंह 1819 और 20 में जो पलामू में मुंडा विद्रोह हुआ था उसका ये नेतृत्व किया था। उसके बाद 1832 में फिर मुंडा विद्रोह होता है, और 1832 में फिर मुंडा विद्रोह होता है, और जिसका नेतृत्व जो है वो आपका बुद्धू भगत करता है। कौन? तो बुद्धू भगत करता है। ठीक है, तो ये मुंडा विद्रोह है। देखिए मुंडा उलगुलान तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होता है, और ये बहुत ही व्यापक और संगठित रूप से होता है। लेकिन मुंडा उलगुलान से पहले भी 5 बार मुंडा विद्रोह हो चुका है। 1793 में बुंडू और राहे में मुंडा विद्रोह हुआ, फिर 1796 में सिल्ली और राहे में मुंडा विद्रोह हुआ, फिर 1807 में तमाड़ में मुंडा विद्रोह हुआ, फिर 1819 और 20 में पलामू में मुंडा विद्रोह हुआ, फिर 1832 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में फिर मुंडा विद्रोह होता है। ठीक है, तो मुंडा उलगुलान से पहले 5 बार मुंडा विद्रोह हो चुका है। सबका अलग अलग कारण था, सबका अलग अलग नेतृत्व करता भी था। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनता है।
ठीक है, यहाँ पे आपको अब किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका मुंडा विद्रोह। अब आइए मुंडा विद्रोह के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हो विद्रोह की तरफ। और हो विद्रोह जो है वो भी बड़ा रहता है, हो विद्रोह बड़ा है, तो हो विद्रोह को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हो विद्रोह की अगर बात करें तो हो विद्रोह जो है वो आपका 1820 से लेकर 1821 तक चलता है, यानी कि 1 साल चलता है, ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। तो मुंडा विद्रोह 1793 से 1832 तक चलता है, 39 साल। और हो विद्रोह मात्र 1 साल चलता है, 1820 में स्टार्ट होता है और 1821 में ख़त्म। तो पहला क्वेश्चन, हो विद्रोह कब संचालित हुआ? तो 1820-21 में। फिर देखिए हो लोगों के, सेकंड नंबर क्वेश्चन, कि हो लोगों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो हम सभी को पता है कि हो लोगों का निवास स्थान को हो देशम कहा जाता है, हो देशम। तो हो देशम जो कि हो लोगों का निवास स्थान था, यहाँ पर मुगलों या फिर मराठों का प्रभाव कभी स्थापित ही नहीं हो सका। हम लोग जानते हैं कि पोरहाट के राजाओं का इन क्षेत्र पे यानी कि हो देशम यानी कि हो लोगों के निवास स्थान पे कुछ प्रभाव हुआ था, तथा वह हो जनजाति से नियमित कर की अपेक्षा करता था। हो जनजाति के लोग स्वतंत्रता प्रिय व लड़ाका स्वभाव के हैं, तथा ये राजा को नियमित कर का भुगतान नहीं करते थे। तो याद रखिएगा कि हो लोगों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो हो देशम। और हो देशम जो है यानी कि हो लोगों का निवास स्थान, ये कभी भी ना मुगलों का अधीन गया, ना कभी भी ये मराठों का अधीन गया। इसके ऊपर कभी कभी कुछ समय के लिए पोरहाट राजाओं ने इसके ऊपर जो है वो शासन किया था, पोरहाट राजाओं के अधीन था कुछ समय के लिए। और हो जो लोग हैं ये लोग बहुत ही लड़ाका स्वभाव के होते हैं और बहुत ही स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, कि हो विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? तो हम सभी को पता है कि ये जो आपका हो विद्रोह है, तो पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह, उसने हो जनजाति के लोगों के ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज की एक सेना के साथ हो देशम में प्रवेश किया। हो देशम यानी कि हो जनजातियों के निवास स्थानों में प्रवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप हो जनजाति के लोगों ने पोरहाट के राजा व अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो हो विद्रोह जो है वो आपका पोरहाट के राजा और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया था, क्योंकि पोरहाट का राजा हो लोगों से यानी कि हो देशम के ऊपर अटैक करता है ताकि उन लोगों के ऊपर से वो डायरेक्ट टैक्स ले सके। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, हो विद्रोह का कारण क्या था? पहला ऑप्शन है कि पोरहाट के राजा के द्वारा हो जनजातीय क्षेत्र में बाहरी लोगों की प्रवेश की इजाज़त, ये नहीं। अंग्रेजों के द्वारा हो लोगों से जबरन कर वसूलने का प्रयास, नहीं। पोरहाट के राजा के द्वारा, ये सही था लेकिन ये एप्रोप्रिएट, आगे देख लीजिए। पोरहाट के राजा द्वारा हो जनजातियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से अंग्रेजी सेना के साथ हो देशम में प्रवेश, ये कारण था मेन। तो पोरहाट के जो राजा है वो हो जनजाति के ऊपर डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों की सेना रफसेज मेजर रफसेज की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश करता है, जिसके बाद हो जनजाति लोग जो है क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं, कचरा कूट के 1 साल तक। फिर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, कि हो विद्रोह के पूर्व हो देशम यानी कि हो जनजाति का निवास स्थान, वहाँ पे पोरहाट के राजा किसके साथ, किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ वो प्रवेश करते हैं? तो आपका मेजर रफसेज। तो एक तरफ मेजर रफसेज और जो है पोरहाट के राजा दोनों मिलकर हो देशम में प्रवेश करता है, उसके बाद हो जनजातियों ने विद्रोह कर देता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कि हो विद्रोह के दौरान हो जनजाति के लोगों और अंग्रेजी सेना के बीच में इनमें से किस नदी के किनारे संघर्ष हुआ? तो हम सभी को पता है कि जब हो जनजाति लोग विद्रोह कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ और पोरहाट के राजा के खिलाफ, तब फिर चाईबासा के निकट एक नदी होती है, रोरो नदी। तो चाईबासा के निकट रोरो नदी में रोरो नदी के किनारे 1820 ईस्वी में ही अंग्रेजों और हो लोगों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें मेजर रफसेज की सेना ने हो जनजातियों का विद्रोह कर दिया, मतलब ये विद्रोह हो जनजातियों के विद्रोह का दमन कर दिया। यानी कि मेजर रफसेज जो है वो हो जनजाति को दबा देता है, और ये विद्रोह 1820 में होता है, मतलब ये लड़ाई जो है वो 1820 में होता है। कहाँ पे होता है? तो रोरो नदी के किनारे होता है। और रोरो नदी कहाँ है? तो चाईबासा में है।
तो चाईबासा के निकट 1820 ईस्वी में रोरो नदी के किनारे ये होता है, रोरो नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि हो विद्रोह इनमें से किस क्षेत्र में हुआ था। तो हो विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सभी को पता है ये हो विद्रोह जो है वो आपका चाईबासा वाले रीजन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो आपका ये जो हो विद्रोह है वो आपका चाईबासा वाले रीजन में हुआ था। अब सवाल उठता है कि भैया चाईबासा कहाँ है? तो चाईबासा जो है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ पे? तो पश्चिमी सिंहभूम में है चाईबासा। और चाईबासा जो है वो रोरो नदी के किनारे ही लोकेटेड है। आगे देख लीजिए हो विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। तो जानते हैं कि मिर्जा रफसीद जो है वो हरा देता है रोरो नदी के किनारे, हो विद्रोहियों को दमन कर देता है। तो इस दमन के बाद हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार कर लिया, परंतु दक्षिणी भाग के लोगों ने कर देने से मना कर दिया और उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। तो मान लीजिए ऐसा है पूरा ये हो देशम पूरा इलाका मान लीजिए, तो हो देशम के उत्तरी भाग के लोग कर देना एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन दक्षिणी भाग के जो लोग हैं, हो देशम के दक्षिणी भाग के जो लोग हैं वो कर देना एक्सेप्ट नहीं करते हैं अंग्रेजी सेना को, और ये लोग विद्रोह और उपद्रव मचाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि हो विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। तो हो जनजाति ने अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया, ये नहीं था। अंग्रेजी सेना ने हो जनजाति को परास्त कर दिया, ये सही था ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हो विद्रोह के बाद इनमें से कौन सी स्थिति बनी। तो कौन सी स्थिति बनी वो देख लीजिए। हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार कर लिया, बिल्कुल सही बात है। हो देशम के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने पोरहाट के राजा को कर देने से मना कर दिया, बिल्कुल सही बात है, और उपद्रव मचाने लगा, यानी कि उपरोक्त दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों के द्वारा पोरहाट के राजा को कर देने के मना कर दिया गया, जिसके बाद 1821 ईस्वी में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सेना से प्रवेश किया गया। तो फिर देखो पहला तो 1820 में युद्ध हुआ ही रोरो नदी किनारे, हो लोग हार गए। उसके बाद जो आपका ये है क्या बोलते हैं हो देशम, तो हो देशम के उत्तरी क्षेत्र के लोग जो है वो पोरहाट के राजा को और ब्रिटिश सेना को जो है टैक्स देना स्वीकार कर लिए, लेकिन हो देशम के दक्षिणी भाग के लोग, दक्षिणी क्षेत्र के लोग जो है वो टैक्स देने से मना कर दिए। उसके बाद इससे विवश होकर पोरहाट के राजा ने पुनः मेजर रफसेज से सहायता मांगी कि देखो भैया ये लोग नहीं मान रहा है। तो फिर मेजर रफसेज जो है वो 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना दक्षिणी भाग के हो लोगों को नियंत्रित करने के लिए भेजा गया, और जिसका 1 माह तक लोगों ने सामना किया था। उसके बाद फिर ये लोग भी हार जाते हैं। तो जो है कर्नल रिचर्ड, तो कर्नल रिचर्ड को भेजता है दक्षिणी सेना के लोगों को नेतृत्व करने के लिए, मतलब उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए। कौन भेजता है? तो मेजर रफसेज। पोरहाट के राजा रफसेज से फिर से सहायता मांगता है, तो रफसेज अबर किसको भेजता है? कर्नल रिचर्ड को, दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को कंट्रोल करने के लिए। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों ने अंग्रेजों से पराजित होने के बाद जमींदारों के प्रति हल कितना कर देना स्वीकार किया। तो हम सभी को पता है कि हो लोग जो है 1 महीने तक इसका सामना किए कर्नल रिचर्ड का। उसके बाद अंग्रेजों की विरुद्ध सफलता सुनिश्चित होने की संभावना छिन्न देखकर हो लोगों ने अंग्रेजों की अधीनता लास्ट में स्वीकार कर ली, दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने, हो देशम के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने। उसके बाद राजा और जमींदारों को प्रति हल 8 आना वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। तो प्रति हल मतलब कि हर एक व्यक्ति जो भी खेती करेगा उन लोग 8 आना देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए तो फिर ये हो विद्रोह 1820 में स्टार्ट हुआ, 21 में ख़त्म हो गया। उसके बाद में ये जो हो लोग हैं इन लोग का दिल में तो गुस्सा था ही, तो बाद में ये पुनः जो हो लोग जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं तथा 1831 और 32 में जब कोल विद्रोह होता है ना, तो उस कोल विद्रोह में ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो 1831 और 32 के कोल विद्रोह में फिर इन लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं 1831 और 32 के कोल विद्रोह में, समझे। तो ये 8 आना देना स्वीकार किए थे। तो ये था आपका हो विद्रोह के बारे में। तो हो विद्रोह भी हम लोग समझ लिए हैं, हो विद्रोह भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, हो विद्रोह छोटा सा था। तो हो विद्रोह 1 साल ही चला था, तो उसके बारे में भी हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए हो विद्रोह के बाद आता है नेक्स्ट विद्रोह आपका कोल विद्रोह। हम लोग देखिए पहले मुंडा विद्रोह जो कि 39 साल चला था, 1793 से लेकर 1832 तक, टोटल 5 चरण में 5 अलग अलग क्षेत्रों में। उसके बाद हो विद्रोह आता है 1820 से लेकर 1821 तक, 1 साल तक चलता है। उसके बाद कोल विद्रोह आता है,
और कोल विद्रोह जो है वो आपका 1831 में स्टार्ट होता है कोल विद्रोह, और 1832 में समाप्त होता है, मतलब कि ये भी 1 साल चलता है। और इस कोल विद्रोह में फिर हो विद्रोह के जो लोग थे, हो जनजाति के लोग, वो कोल विद्रोह में भी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इसको भी याद कीजिएगा, तो ये भी समझना होगा आपको। तो 1831 और 32 में फिर कोल विद्रोह स्टार्ट होता है, 1 साल के लिए भी चलता है। अब देख लीजिए इसका कोल विद्रोह का पहला नंबर क्वेश्चन कि झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित में से कौन है। तो हम सभी को पता है कि कोल विद्रोह जो है वो झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह था। पूरा एकदम बहुत भयानक हुआ था कोल विद्रोह, तो ये कोल विद्रोह है। अगर झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह की बात करें तो वो आपका ढाल विद्रोह, लेकिन सबसे पहला सुसंगठित रूप से और व्यापक रूप से जनजातीय विद्रोह हुआ था वो है आपका कोल विद्रोह। भले 1 साल चला, लेकिन अंग्रेजों का पसीना निकाल दिया पूरा कोल विद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो कोल विद्रोह का बहुत कारण था भाई। पहला कारण था लगान की ऊंची दरें तथा लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि से मालिकाना हक की समाप्ति। पहला ये था, बोला गया भैया कि आप लगान का जो है ऊंचा दर नहीं रखिए, और अगर किसी भी कारणवश अगर लगान नहीं चुका पाए हम लोग, तो हम लोग का जो है भूमि का मालिकाना हक नहीं छीनिएगा आप। तो ये पहला रीजन था, पहला कारण ये बताया। दूसरा कारण बताया कि अंग्रेज़ों के द्वारा अफीम की खेती के लिए आदिवासियों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। हम लोग इच्छा होगा तो हम लोग कुछ खेती करेंगे, आप हम लोग को किसी के लिए भी ज़बरदस्ती अफीम की खेती नहीं करवा सकते हैं। यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना, ये भी इसके ऊपर रोक लगाई गई, मतलब ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरा बोला गया कि जमींदारों व जागीरदारों के द्वारा कोलों का अमानवीय शोषण और उत्पीड़न नहीं होगा। तो जमींदार और जो जागीरदार है वो कोल जनजाति के लोगों के ऊपर शोषण नहीं करेंगे, ये भी एक कारण था। इसके अलावा दीकुओं बोले तो अंग्रेज़ों के द्वारा नियुक्त बाहरी गैर आदिवासी कर्मचारी। तो अंग्रेज़ों के द्वारा बाहरी गैर आदिवासी लोगों को बसाया जा रहा था दीकू के रूप में, कर्मचारी के रूप में, उनको दीकू कहा जाता है। तो बोला गया यहाँ पे कि जो दीकू है, तो दीकुओं, ठेकेदारों और व्यापारियों के द्वारा आदिवासियों का आर्थिक शोषण नहीं होगा। तो दीकू कौन होता है, तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो नियुक्त किया गया बाहरी गैर आदिवासी कर्मचारी को दीकू कहा जाता था। तो ये लोग बोला कि दीकू, व्यापारी और ये ठेकेदारों के द्वारा आदिवासियों का शोषण नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कारण था। कारण ये था कि अंग्रेज़ों के द्वारा आरोपित विभिन्न प्रकार के कर, जैसे कि 1824 ईस्वी में हड़िया पर भी कर लगाया गया था। हड़िया के ऊपर जो कर लगाया जाता है उसको बोलते हैं पतचूई नामक कर। तो बोला कि भैया कि आप हड़िया के ऊपर भी टैक्स लगा दिए हैं, पतचूई टैक्स, उसको भी ख़त्म कीजिए। 1824 ईस्वी में ही हड़िया के ऊपर टैक्स लगाया गया था, पतचूई टैक्स, बोले उसको भी हटाइए। इसके अलावा देखिए कि विभिन्न मामलों के निपटारों हेतु आदिवासियों के परंपरागत पहरा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून को लागू किया जाना। तो बोला भाई आप हम लोग का जो स्थानीय स्वशासन का जो व्यवस्था है, हम लोग का जो भी निवारण होता है पहरा पंचायत के द्वारा होता है, आप अपना ब्रिटिश लॉ यहाँ पे नहीं लाइए। तो ये भी कारण था। तो इतना सारा कारण था, मतलब सभी कारण था। इन सभी कारण के कारण ही, इन सभी कारणों की वजह से ही जो है वो आपका कोल विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पतचूई क्या थी। तो कोल जनजातियों की परंपरा का अंश था नहीं, अंग्रेज़ों के द्वारा हड़िया के ऊपर लगाया गया कर था। ठीक है, बात है कब लगाया गया था, 1824 में लगाया गया था। ठीक है, ये पतचूई क्या है, तो ये है हड़िया, अंग्रेज़ों के द्वारा हड़िया के ऊपर लगाया जाने वाला कर था पतचूई, जो कि 1824 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व यानी पहले इनमें से किस व्यक्ति ज़मीनें छीनकर सिखों को दे दी गई। तो किस व्यक्ति का ज़मीन छीन के सिख लोगों को दे दिया गया कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पहले। तो हम सभी को पता है कि इस विद्रोह के प्रारंभ होने से पहले ही सोनपुर परगना के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है सिंधराय मानकी। तो ये है सिंधराय मानकी का जो है 12 गाँवों की ज़मीन वो छीनकर सिखों को दे दिया गया, तथा सिखों ने सिंगराई की 2 बहनों का अपहरण करके उसका इज्जत भी लूट लिया। तो ये इससे कोल लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे। तो कोल विद्रोह प्रारंभ होने से पहले ही
सिंदराय मानकी जो है इसका 12 गांवों का ज़मीन छीनकर सिखों को दे दिया गया। और सिंदराय मानकी की जो 2 बहन थी उनका किडनैप कर लिया गया और उनका रेप कर दिया गया। तो इसे कोल लोग बहुत ही गुस्सा हुए थे भाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कोल विद्रोह से पूर्व किस समूह के लोगों के द्वारा सिंगराय मानकी की बहनों का अपहरण करके उनकी इज्जत लूट ली गई? तो हम सभी को पता है ये आपका सिख लोगों के द्वारा। किसके? तो सिख लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये तो गलत हुआ था भाई, गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कोल विद्रोह से पूर्व जो है सिख समुदाय जो है वो सिंगराय मानकी का ज़मीन लेता है 12 गांवों का और उसकी बहनों का 2 बहनों का इज्जत भी लूट लेता है अपहरण करके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बद गांव में किस मुस्लिम युवक के द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण करके उसका इज्जत लूट लिया गया? तो ये भी गलत बात है ना। तो जैसे सिंदराय मानकी का बताए वो तो हो गया था। उसके बाद इसी प्रकार सिंहभूम में एक जगह है बंदराव। तो सिंहभूम में एक जगह है बदगांव। क्या बोले? बदगांव। तो बदगांव में जफर अली नामक एक मुसलमान जो है वो सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण करके उसका इज्जत लूटता है। तो ये जफर अली कुत्ता था। तो ये सिंहभूम का, पूर्वी सिंहभूम का एक इलाका है बदगांव, मतलब सिंहभूम का एक क्षेत्र था बदगांव। बदगांव में एक मुस्लिम युवक था जिसका नाम था जफर अली। वो सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण करके उसका ये रेप कर देता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस के नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीन को वापस लेने के लिए हमला किया? तो हम सभी को पता है कि ये सभी घटना जो हुआ था सिंदराय मानके वाला और आपका सुरगा मुंडा वाला जो घटना हुआ था, इस सब घटना के परिणाम स्वरूप पूरा कोल जनजातियों में एकदम आक्रोश आ गया था, गुस्सा आ गया था। और इसी गुस्सा के परिणाम ये हुआ कि सिंदराय मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला किया जो सिंदराय मानकी से छीने गए थे। तो सिंदराय मानकी और सुरगा मुंडा इन दोनों के ऊपर हुआ था ना भाई। सुरगा मुंडा की बीवी का अपहरण, रेप किया था जफर अली, और सिंगराय मानकी की 2 बहनों का ये रेप किया था सिख लोग। तो इसके कारण पूरा आक्रोश आ गया था। इन दोनों के नेतृत्व में पूरा इन लोग हमला किए थे, विद्रोह किए थे फिर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप इसके आगे की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिंगराय मानकी व सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया? तो सिंगराय मानकी और सुरगा मुंडा नेतृत्व कर रहा था आंदोलन का, तो उसके लिए लोग सभा बना रहा था। और वो सभा कहाँ पे किया है लोग? तो इस हमले की योजना बनाने के लिए तमाड़ के लंका गांव में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी व्यवस्था बदगांव के बिंद्राय मानकी ने की थी। ठीक है ना। तो ये आपका लंका गांव में सभा का आयोजन किया गया। बोला गया भैया हम लोग कैसे विद्रोह करेंगे, इसके लिए मीटिंग किया इन लोग। इस सिंगराय मानकी, सिंगराय को भी बोला जाता है कहीं कहीं पे आपका क्या, तो सिंदराय मानकी भी बोला जाता है, वो भी याद रखिएगा। सिंगराय या फिर सिंदराय मानकी और सुरगा मुंडा ये दोनों नेतृत्व करते हैं विद्रोह का, और इसके लिए एक सभा करते हैं कहाँ पे हम लोग कैसे विद्रोह करना है, तो लंका गाँव में करते हैं। और लंका गाँव में ये विद्रोह करते हैं। इसका बैठक कौन करता है विद्रोह का? तो इस मतलब इस व्यवस्था का, इस सभा का आयोजन कौन कर देता है? तो आपका बदगांव का ही बिंदराय मानकी करता है। और हम जानते हैं कि ये जो आपका ये था बदगांव का ही ये व्यक्ति था सुरगा मुंडा, जहाँ पे उसकी पत्नी का अपहरण किया था जफर अली। ठीक है ना। तो बदगांव का ही एक व्यक्ति था बिंद्राय मानकी, वो इसका व्यवस्था करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोल विद्रोह के दौरान सिंगराय मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने के लिए तमाड़ लंका गांव में किसने बैठक की अध्यक्षता की? तो वो है आपका बिंद्राय मानकी ने। किसने? तो बिंद्राय मानकी ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि इनमें से किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रसार हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि इस हमले के दौरान विद्रोहियों ने जफर अली के गांव पर हमला कर दिया तथा जफर अली के 10 आदमियों को मार दिया। बहुत अच्छा किया, जफर अली के 10 आदमियों को मार दिया। उसके बाद ये विद्रोह जो है वो 1831 में प्रारंभ हुआ
अब प्रारंभ होने के साथ साथ ये तीव्रता से पूरा छोटानागपुर खास में, पलामू में, सिंहभूम में, मानभूम क्षेत्र में सभी में ये प्रसारित हो गया। तो उपरोक्त सभी में, मानभूम, पलामू, छोटानागपुर खास, सिंहभूम सभी में ये पूरा विद्रोह ये तीव्रता से फैल गया। कौन? तो कोल विद्रोह। समझ में आया ये वाला घटना आपको पूरी तरीके से? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, कोल विद्रोह के विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख नेतृत्वकर्ता उनका दमनकर्ता। देखिए कोल विद्रोह देखिएगा तो आप पाइएगा कि छोटानागपुर खास में हुआ था, पलामू में हुआ था, सिंहभूम में हुआ था और आपका मानभूम में हुआ था। 4 अलग अलग जगहों में हुआ था और अलग अलग जगहों में अलग अलग इसके नेतृत्वकर्ता रहते हैं और अलग अलग इसके दमनकर्ता भी होते हैं। मेरी बात मानो तो इसके अलग अलग नेतृत्वकर्ता का आप ना ही याद करो। कोल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत कन्फ्यूजन है, आप नहीं कर संभाल पाओगे, याद भी कर लोगे भूल जाओगे, ठीक है ना। तो 6 गो छोटानागपुर खास में अगर प्रमुख नेता की बात की जाए तो सिंधराय मानकी, बुद्धू भगत, बहादुर सिंह भुंडा, बहादुर सिंह मुंडा ये सब रहता है। फिर मोहन सिंह रहता है, गोठुल मुंडा रहता है, जीत राय मुंडा रहता है। तो एक एक में 7-8 गो व्यक्ति रहते हैं नेतृत्व करता। तो उस तरह का क्वेश्चन जीपीएससी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अब देखिए कोल विद्रोह का निम्नलिखित में से किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला। तो हम लोग जानते हैं कि कोल विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, चरवार, खरवार सभी जनजातियों ने इसका समर्थन किया। तो मुंडा, चेरो, खरवार, हो सभी जनजातियों ने इसका समर्थन किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरीके से अछूता रहा। तो सिंहभूम में तो था, पलामू में भी था, मानभूम में भी था, हजारीबाग में नहीं था। तो बताया जाता है कि हजारीबाग में बड़ी संख्या में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी के कारण इस क्षेत्र में ये विद्रोह पूरी तरीके से अछूता रहा। हजारीबाग में बहुत सारा सेना लोग था, अंग्रेजी सेना, इसलिए वहाँ के लोग विद्रोह नहीं कर पाए। अगर अंग्रेजी सेना वहाँ नहीं रहता बहुत ज़्यादा मात्रा में तो वहाँ के लोग भी विद्रोह करते, ठीक है ना। तो हजारीबाग कोल विद्रोह से पूरी तरीके से अछूता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि हजारीबाग क्षेत्र में कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं होने का प्रमुख कारण क्या था। तो इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी थी बहुत ज़्यादा, ये था ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया गया था। तो हम सभी को पता है कि इस विद्रोह के प्रचार प्रसार के लिए एक प्रतीक चिन्ह बनाया गया था जिसका नाम है तीर। तो तीर का जो है वो यूज किया गया था, तो प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का यूज किया गया था, ठीक है ना। कोल विद्रोह छोटानागपुर खास में, पलामू में, सिंहभूम में, मानभूम में होता है और यहाँ पे बहुत सारे प्रमुख नेता होते हैं, नेतृत्वकर्ता बहुत ज़्यादा होता है, दमनकर्ता भी बहुत ज़्यादा होता है। उसको आप याद करने का जो है मूर्खता मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि छोटानागपुर खास में देखिए तो 5-6 व्यक्ति है, पलामू में 5-6 व्यक्ति है नेतृत्वकर्ता, सिंहभूम में 6-7 गो व्यक्ति है नेतृत्वकर्ता, मानभूम में भी बहुत सारा भूमि सरदार है नेतृत्वकर्ता। तो वो सब आपको नहीं पढ़ना है उस सब में, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कोल विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपने भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया। तो हम सभी को पता है कि इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता रहते हैं बुद्धू भगत वो सिल्ली के रहने वाले होते हैं। बुद्धू भगत वो अपने भाई, पुत्र और 150 साथियों के साथ इस विद्रोह के दौरान मारे जाते हैं। तो बुद्धू भगत याद रखिएगा, बुद्धू भगत ये इस विद्रोह के दौरान मारा जाता है अपने बड़े भाई के साथ भी और कम से कम 150 साथियों के साथ, विद्रोही साथियों के साथ ये लोग मारे जाते हैं। आगे देख लीजिए, बुद्धू भगत को कैप्टन इम्पे ने मारा था। तो क्वेश्चन 16 देखिए कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत को मारा था। तो कैप्टन इम्पे ने। किसने? तो कैप्टन इम्पे ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर, गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। तो हम सभी को पता है कि अंग्रेज अधिकारी होते हैं कैप्टन विल्किंसन। वो रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर, गोरखपुर की अंग्रेजी सेना से सहायता मांगते हैं ताकि इस विद्रोह को दबा पाए। तो कैप्टन विल्किंसन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि पिठोरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। तो हम सभी को पता है कि आपका इसमें बताया गया था कि विभिन्न हथियारों व सुविधाओं से लैस अंग्रेजी सेना के विरुद्ध केवल तीर और धनुष से लैस विद्रोहियों ने 2 महीने तक डट कर अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया। उन लोग एक तरफ से
पूरा क्या लाया था, उन लोग अपनी तरफ से हथियार लाया था, बम बारूद बंदूक लाया था, लेकिन इन लोग तीर और धनुष से लड़ा था, फिर भी इन लोग 2 साल तक डट कर सामना करते हैं। कौन लोग? तो इन लोग कोल लोग, कोल जनजाति के लोग। और इस विद्रोह में मुंडा, हो, चेरो, खरवा सभी जनजाति शामिल होते हैं। फिर देखिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए पिठोरिया के जो तत्कालीन राजा होते हैं, जिनका नाम रहता है जगतपाल सिंह, वो अंग्रेजों की मदद कर देते हैं, जिसके बदले में तत्कालीन गवर्नर जो है विलियम बेंटिक उन्हें 313 रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा कर देते हैं। तो विलियम बेंटिंग यहाँ समझ में आना चाहिए आपको। हम लोग जब 1833 की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग यहाँ भारत के वायसराय होते हैं। 1833 के अधिनियम के द्वारा हम लोग देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ऐसे बनने वाले प्रथम गवर्नर थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और 1831-32 में ही आपका कोल विद्रोह हो रहा था। तो कोल विद्रोह को दबाने के लिए सहायता दिया था पिठोरिया के, किसने? तो पिठोरिया के राजा ने दिया था, जिनका नाम था जगतपाल सिंह। तो जगतपाल सिंह ने सहायता किया था, इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है जगतपाल सिंह को 313 रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद करने के बदले में पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कितने रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की? तो 313 रुपये। फिर आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने, पहले गवर्नर जनरल था, बाद में ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया, तो 1833 के अधिनियम के द्वारा। तो पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेजों की मदद करने के बदले में आजीवन पेंशन देने की घोषणा की, तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। आगे देख लीजिए, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? तो हम सभी को पता है ये आपका बंदगांव सिंहभूम का निवासी था। और बंदराय मानकी ये भी सिंहभूम का ही था, बंदगांव में ही। और अगर हम लोग बात करें बुद्धू भगत की, तो बुद्धू भगत कहाँ का निवासी था? तो आपका सिल्ली का निवासी था, उसको भी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत निम्नलिखित में से किस स्थान का निवासी था? तो हम सभी को पता है ये आपका सिल्ली का निवासी था। कहाँ का? तो सिल्ली का निवासी था। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाद में देखिए 1832 ईस्वी में ही सिंधराय मानकी तथा सुरगा मुंडा, जो कि बंदगांव सिंहभूम निवासी रहता है, ये आत्मसमर्पण कर देता है, जिसके पश्चात ये विद्रोह कमजोर पड़ जाता है। तो 1832 में सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा जो विद्रोह को शुरू किया था, वही विद्रोह को फिर क्या करता है? आत्मसमर्पण कर देता है। कब? तो 1832 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि किस वर्ष सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह विद्रोह कमजोर पड़ गया, कोल विद्रोह? तो 1832 में। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनमें से किस जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया? तो हम सभी को पता है कि इस विद्रोह के बाद छोटानागपुर क्षेत्र में बंगाल के सामान्य कानून के स्थान 1833 ईस्वी में रेगुलेशन 3 लागू किया गया, और इसके साथ ही जंगल महल जिला जो था इसको समाप्त कर दिया गया और नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया। और इसके बाद में फिर दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का नाम दिया गया। तो ये जो था जंगल महल, कोल विद्रोह के बाद जंगल महल जो था, जंगल महल को जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत बना दिया गया, और इसी नॉन रेगुलेशन प्रांत को ही बाद में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी बोला जाता है। और ये सब घटना कब हुआ था? तो ये सब सभी जो है वो आपका 1832-33 में हुआ था। कब? तो 1833 में, याद रखिएगा। तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का स्थापना 1833 में होता है, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप में। जंगल महल जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत बना देता है, जिसको बाद में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस एजेंसी का गठन किया गया था? तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन कब किया गया था? तो आपका 1832 में, 1832 नहीं 1833 में किया गया था ना। तो 1833 ऑप्शन में नहीं है, तो आप 32 चले जाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन बना था? तो हम सभी को पता है कि इनका जो प्रथम एजेंट था वो थॉमस विल्किंसन बना था। तो थॉमस विल्किंसन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस विद्रोह के पश्चात मुंडा मानकी शासन प्रणाली को वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका कोल विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह के बाद जो मुंडा मानकी शासन प्रणाली है, इसको फंड दिया गया और साथ ही साथ इसको जस्टिस करने का अधिकार भी दिया गया इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप।
तो जो वर्तमान में मुंडा मान की शासन व्यवस्था देखने को मिलता है, ये कोल विद्रोह का ही परिणाम है। ये इतना बड़ा विद्रोह किया, तो जिसके बाद क्या हुआ कि मुंडा मान की शासन प्रणाली को ये लोग वैध माना, लीगल दिया अंग्रेज लोग, और इसको फंड भी किया, वित्तीय सहायता भी दिया, और इनको न्याय करने का अधिकार भी दिया। ठीक है ना, किनको? तो कोल विद्रोह को। तो ये आपका ये था कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह का ये टोटल 28 जो क्वेश्चन है MCQ, अगर आप ये 28 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते तो कोल विद्रोह आपका बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये आपका कोल विद्रोह यहीं पे आज कंप्लीट हो जाता है। आई होप अब आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग मुंडा विद्रोह पढ़े, आज हम लोग हो विद्रोह पढ़े, आज हम लोग कोल विद्रोह पढ़े। तो 3 गो विद्रोह आज की क्लास में भी हम लोग कंप्लीट किए। तो मुंडा विद्रोह 1793 से लेके 1832 तक लगभग 39 साल तक चलता है, और ये 5 अलग अलग फेजेज में चलेगा। 1793, 1796, 1807, 1819-20, 1832। उसके बाद हो विद्रोह आता है 1820 से लेकर 1821 तक, 1 साल के लिए चलता है। उसके बाद कोल विद्रोह आता है 1831 और 1832 में, और ये झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। और इसका परिणाम क्या होता है? तो मुंडा मान की शासन प्रणाली को वित्तीय अधिकार दिया गया, साथ ही साथ न्यायिक अधिकार भी दिया गया मुंडा मान की शासन व्यवस्था को। ये था कोल विद्रोह का कहानी। कोल विद्रोह छोटापुर, खास, पलामू, सिंहभूम, मानभूम में चला था। कोल विद्रोह से अछूता रहा था केवल और केवल हजारीबाग। तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रखिएगा कोल विद्रोह के बारे में भी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज भी हम लोग 3 विद्रोह के बारे में देख लिए हैं, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह और कोल विद्रोह। कल के नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो देख लीजिए। कल हम लोग भूमिज विद्रोह स्टार्ट करेंगे। भूमिज विद्रोह ज़्यादा बड़ा नहीं है, कल हम लोग भूमिज विद्रोह को भी पढ़ेंगे, और आपका संथाल विद्रोह भी कल ही क्लास में देखेंगे। और भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, और अगर हो सके तो सरदारी आंदोलन की तरफ जाएंगे। सरदारी आंदोलन बहुत बड़ा था, तो सरदारी आंदोलन नहीं जाके सपाहोड़ आंदोलन की तरफ जाएंगे। सरदारी आंदोलन पहले आता है, सपाहोड़ बाद में आता है, लेकिन उसको अच्छा देखते हैं ना कल की क्लास में। तो कल क्लास में हम लोग भूमिज विद्रोह और आपका संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह कल हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।